तो आ गए तुम सब। हाँ। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब सवाल आता है कि ये रिसोर्सेज है क्या। तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज को कहते हैं जो इंसानों की नीड्स को सेटिस्फाई करे, और वो रिसोर्स तभी कहलाएगा जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स जो हमें चाहिए उसे निकालने के लिए या उसे यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। जैसे कोल को निकालने के लिए माइनिंग का यूज होता है, इसमें माइनिंग ही टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है जो भी रिसोर्स हमें चाहिए वो एक अफोर्डेबल प्राइस का हो, यानी कि हम उसका प्राइस अफोर्ड कर सके, ऐसा ना हो कि वो औकात से बाहर का हो। और आखिरी में वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, किसी को उससे परेशानी ना हो, किसी को वो ऑफेंड ना कर दे, किसी को उससे दिक्कत ना हो, किसी को। डेवलपमेंट का तो सिंपल मतलब है कि कल से बेहतर होना। अब रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब है जो भी रिसोर्स है वो या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा, और जो लिविंग होता है उसे कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, और जो नॉन लिविंग होता है उसे कहते हैं एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं फिशरीज, लाइवस्टॉक, फ्लोरा, लसन, फ्लोरा एंड फौना। और एबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल्स और भी बहुत कुछ। अब रिसोर्सेज को जो सेकंड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि वो रिसोर्स कितनी जल्दी एग्जॉस्ट होता है या फिर खत्म होता है। एग्जॉस्टिबिलिटी में भी रिसोर्सेज को 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा से रिन्यू हो सके या फिर रिप्रोड्यूस हो सके। ये रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं कुछ प्रोसेसेस से। अब ये प्रोसेसेस हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और इनके ज़्यादातर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं। अब जो रिसोर्सेज को थर्ड कैटेगरी में बांटा गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें भी 4 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल ने ओन किए हुए हों, यानी कि वे रिसोर्सेज सिर्फ उस अकेले इंसान के हैं, जैसे प्लॉट्स, हाउसेज और भी बहुत कुछ। जो सेकंड सब कैटेगरी आती है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज किसी एक कम्युनिटी के होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के नहीं होते। और इन रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स एटसेट्रा। अब जो थर्ड सब कैटेगरी आती है वो है नेशनल रिसोर्सेज। ये रिसोर्स किसी एक नेशन के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक इंडिविजुअल ले लेगा, चाहे उसका बाप। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रेन्स, रोड्स, मिनरल्स और कोई भी कंट्री जो ओशन के पास है, उस कंट्री की बाउंड्रीज से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा ओशन में, वो उस कंट्री का ही होगा। अब जैसे इंडिया की बाउंड्रीज से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया ओशन में पड़ता है, वो एरिया इंडिया का ही है। तो अगर उसे कोई लेने की कोशिश करेगा बिना पूछे तो उसकी। अब जो फोर्थ सब कैटेगरी आती है इसमें वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज किसी एक नेशन के नहीं होते। इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। वे इंस्टीट्यूशंस ही देखते हैं ये इंटरनेशनल रिसोर्स किस कंट्री को कितना मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं एयर, सनलाइट, और जैसे नेशनल रिसोर्सेज में ओशन का 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया किसी कंट्री का होता है, तो उस 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होता है उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है वो भी उस कंट्री का ही होता है। बस डिफरेंस ये है उसमें कि उस कंट्री का उस एरिया पे सोवरेनिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है उस पे जो कंट्री का हक या फिर अथॉरिटी है वो कम हो जाती है। तो अब मेन बात ये है कि जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आता है वो ही इंटरनेशनल रिसोर्स है, वो किसी कंट्री का नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और अगर तुमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो करना। अब जो रिसोर्सेज को लास्ट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो फर्स्ट सब कैटेगरी आती है वो है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्स आते हैं जो भैया हैं तो बहुत, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे तुम देख सकते हो इंडिया में राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा विंड और सोलार एनर्जी मिलती है, लेकिन उन्हें यूटिलाइज करने के लिए अभी उतने विंड मिल्स और सोलार पैनल नहीं लगे हैं, तो इसलिए अभी वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। अब जो इसमें सेकंड सब कैटेगरी आती है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। इस सब कैटेगरी में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको सर्वे किया गया है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता की गई है ताकि हम उन्हें यूटिलाइज कर पाएं। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा। अब जो थर्ड सब कैटेगरी है वो है स्टॉक।
इस सब कैटेगरी में वो रिसोर्सेज आते हैं जो इंसानों की नीड्स को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। अब बुक में इसका एग्जांपल दिया गया है कि जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो हम उसमें से H2 और O अलग नहीं कर सकते, यानी कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, और वे दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन रसायन उर्फ केमिस्ट्री के हिसाब से हम वाटर में से H2 और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे, तो अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है स्टॉक के बारे में तो तुम उसके एग्जाम्पल में यही लिख के आना। अब जो इसमें फोर्थ यानी कि इसकी आखिरी सब कैटेगरी है वो है रिजर्व्स। इसमें वो रिसोर्सेज आते हैं जो हम यूज़ भी कर सकते हैं, हमारे पास उसे एक्सेस करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम उसे फ्यूचर के लिए बचाना चाह रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो जो वाटर डैम्स, फॉरेस्ट और रिवर वगैरह में मिलता है, तो हम उस पानी के फ्लो को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन अभी हमने वो यूज़ नहीं कर रखा ताकि हम वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। और अब ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है, रिसोर्सेज को बस इन सब कैटेगरीज में ही क्लासीफाई किया गया है। बुक में एक फैक्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के पास जो मैग्नीज के नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि मैग्नीज के जो पत्थर होते हैं, वो माइन करने का राइट दिया गया है, और वो जो माइन करने का एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर पड़ता है। तो देख रहे हो तुम अपने भारत की पहुंच। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें समझ आया होगा कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है और रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज खत्म क्यों हो रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर ये नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। तो अगर तुमने इनमें से कुछ भी नहीं किया, करो फिर, तू नहीं कर रहे।